नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 194 194। आज हमारे साथ हैं सुश्री रचना जी ढाका। नमस्कार। साक्षात्कार समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं पहले पारिवारिक परिचय से। बताना चाहें परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे नानी जी हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, सुल्तान सिंह जी ढाका, मोहिनी देवी ढाका, और मेरे भाई हैं विकास ढाका, विवेक ढाका। तो पीछे पीढ़ियाँ याद है? पीछे मेरे दादाजी का नाम श्री बेगाराम जी ढाका और दादी जी स्वर्गीय श्रीमती गौरी देवी ढाका। जी। मूलतः हम बासनी बारास गांव से रहने वाले हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई लक्ष्मणगढ़ से हुई है। 10th तक बगड़िया बाल विद्या निकेतन में, फिर 11th-12th में स्वामी विवेकानंद स्कूल में, फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैंने LLB किया। उसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से LLM किया और अभी वर्तमान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ टीस फेलो प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ, वहाँ के क्रिमिनोलॉजी और जस्टिस डिपार्टमेंट में। जो ये नोमैडिक ट्राइब्स और डीनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ मेरा कार्य है, उनको एजुकेशन से जोड़ना, उनको हेल्थ स्कीम से जोड़ना, उनको अलग अलग गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उनको ये एम्पावरमेंट के लिए कोई भी काम करना, या फिर अगर उनके साथ कुछ इलीगल हो रहा है तो उनको समझाना, ताकि वो लोग कल खुद अपने लिए आवाज़ उठा सकें। तो टाटा इंस्टीट्यूट से कब से जुड़े हुए हैं? टाटा इंस्टीट्यूट से 2015 से। आपको वहाँ तनख्वाह तो मिलती होगी? नहीं, मुझे स्टाइपेंड मिलता है, मतलब मेरा यहाँ का जो खर्चा होता है वो मिलता है, लेकिन सैलरी जैसा जॉब नहीं है, फेलोशिप है। तो हेड ऑफिस कहाँ है इनकी? मुंबई। मुंबई में है जी। आप मुंबई में रहती हैं? फिर मुंबई में मुझे एवरी 3rd मंथ जाना होता है और मेरा फील्ड एरिया राजस्थान है, तो मुझे राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में काम करना होता है। तो कौन सी जगह चुनी आपने इसके लिए? मैंने सीकर डिस्ट्रिक्ट का लक्ष्मणगढ़ तालुका चुनी है, लेकिन अभी वर्तमान में मेरा काम पूरे सीकर जिले के लोगों के साथ हो रहा है। तो ज़रा विस्तार से बताएं शुरुआत से कि अभी तक आपने क्या क्या किया और आपकी भूमिका इसमें कैसी रही है और किस तरीके से कार्य को विस्तार दिया और क्या क्या आगामी योजना है आपकी? मैंने मेरे पिताजी के साथ जब बचपन में पापा लेके जाते थे, जब भी वो ऐसे किसी भी सोशल वर्क से वो जुड़े हुए हैं वहाँ पे जाते थे, तो मैं उनके साथ जाती रहती थी। उनके काम को देखकर मेरे को प्रेरणा मिली और उसके बाद में जब 2007 में मेरा सिलेक्शन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए हुआ, तो मुझे बहुत सारी बच्चियाँ आके मिलने लग गई, उनके पेरेंट्स आके मिलने लग गए कि हमारी बेटी को भी बताओ कि हम क्या करें, कैसे करें, और अगर लॉ करना है तो कैसे करें। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था और फिर मेरे को लगा कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर खुद से बच्चे नहीं आ रहे हैं तो मुझे उनको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में मैंने ये इंटरेस्ट देखा और जब वो जाने लॉ के बारे में तो बहुत सारी बच्चियों ने किया भी। हालांकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मैं नहीं जानती हूँ किसी का सिलेक्शन हुआ है, परंतु उन्होंने उसके लिए तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी उन्होंने 5 इयर्स लॉ जैसे मोदी इंस्टीट्यूट या अलग कॉलेजेस से किया है। इसके अलावा जब भी फिर मुझे स्कूल्स में, जैसे मेरा बगड़िया स्कूल में या पापा के दोस्तों के किसी गवर्नमेंट स्कूल में या मेरी पंचायत के किसी भी स्कूल में या आसपास की पंचायत की स्कूलों में मुझे बुलाया जाने लगा कि बच्चियों को प्रेरित करा जाए। फिर मैंने इसको मेरे को ये बहुत अच्छा लगता था, तो ये मेरा हॉबी बन गया और बच्चियों को प्रेरित करना। और अगर बच्चियां पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स से भी मिलती, पापा के साथ मिलती, ताकि वो कन्विंस हो और उनको हायर स्टडीज के लिए आगे भेजने के लिए मना नहीं करें। तो आपको इस रूप में प्रेरित करने के लिए ये टाटा इंस्टीट्यूट वाला कितना सहयोग है? क्या उनका प्रोग्राम है, विशेष कोई कार्यक्रम है उनका? नहीं, उनका कोई विशेष कार्यक्रम नहीं होता है। मेरे इंस्टीट्यूट का सहयोग तो मुझे 2016 से मिलना शुरू हुआ है, यानी लास्ट ईयर से। उसके पहले तो मैं और पापा ही करते थे और स्वतः प्रेरणा से। उसके सहयोग ये होता है कि हमारा इंस्टीट्यूट हमें मेंटोर प्रोवाइड करता है। जो हमें कहीं भी दिक्कत आ रही है या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ें किसी समस्या के बारे में, तो हमारी मेंटोर हमको गाइड करती है। मेरी मेंटोर हैं श्रीमती शमीम मोदी मैम, जो बैतूल हरदा 2 डिस्ट्रिक्ट हैं MP के,
वहाँ पे आदिवासी बंधुओं के साथ काम करती हैं पिछले 30-40 साल से। वो और उनके हस्बैंड दोनों ही वहाँ काम करते हैं। तो वो बहुत अच्छी हैं और अच्छे से गाइड भी करते हैं। और साथ में टाटा इंस्टीट्यूट ऐसा प्रोवाइड करता है कि 15 बच्चों को ऑलमोस्ट, जैसे लास्ट ईयर 16 बच्चे थे, इस बार 15 बच्चे, उनको अपने नेटिव प्लेस पे काम करने के लिए बोलता है। तो प्रोजेक्ट हमारा होता है, आइडिया हमारा होता है। अगर उनको लगता है कि वो जस्टिस प्रोसेस में, मतलब हमारे इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस में किसी भी तरह से योगदान देने लायक है, तो वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं। स्थानीय स्तर पर आपको किन किन का सहयोग मिला है? स्थानीय स्तर पर मुझे मेरे पिताजी सुल्तान सिंह जी ढाका का सहयोग मिल रहा है। उसके अलावा मेरे भैया भी मेरा हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि कभी रात को जाना पड़ता है, कभी सुबह जल्दी जाना पड़ता है, कहीं से भी कोई विजिट पे आता है तो मेरे भाइयों के साथ या पिताजी के साथ जा सकती हूँ। और रिमोट एरियाज में जैसे जाना होता है, पैदल भी जाना होता है, कई बार मोटरसाइकिल नहीं जाती है तो पिताजी जाते हैं। फिर लोगों का ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस में मुझे इतना जोड़ नहीं आया, क्योंकि मेरे पिताजी उनके साथ 40 साल से काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मैंने श्रीमती अरुणा रॉय के साथ काम किया था 2010 में, तब से मैं उनके साथ जुड़ी हुई। तो वो और उनकी टीम के अन्य मेंबर भी हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं जब भी प्रॉब्लम आती है। फिर 2008 से मैं कविता जी श्रीवास्तव, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं PUCL के, उनसे भी जुड़ी हुई हूँ। तो वो भी मुझे समय समय पर गाइड करते रहते हैं। और एक हैं पारस बंजारा भैया, वो भी बंजारा कम्युनिटी के साथ जुड़े हो और उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो ग्राउंड पे वो भी मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं। इन लोगों की मदद से मुझे बहुत हेल्प मिली है आगे बढ़ने में। जब से आपने शुरू किया तो इन कास्ट में क्या आपको क्या क्या विसंगतियाँ देखने को मिली, क्या क्या चीज़ों की आपको कमी महसूस हुई? जो सुविधा अपने पास मुझे लगता है कि जैसे ही हम काम करने जाए तो हमें रेडी टू लर्न एंड अनलर्न दोनों होना चाहिए। मतलब हमारा हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट पहले से हो और वो वहाँ पे सही नहीं है, तो हम उसको अनलर्न भी कर सकते हो, और लर्न तो करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे वहाँ पे लगा कि शिक्षा के अभाव में वो ना तो अपने अधिकार अच्छे से जानते हैं, ना ही ये समझते हैं कि कौन इंसान उनको सही से गाइड कर रहा है, कौन उनको मिसलीड कर रहा है। क्योंकि यहाँ भी 1-2 टीचर्स हैं, और क्योंकि टीचर आ जाते हैं वहाँ पे लगता है कि वो बेटर गाइड कर रहे हैं, तो उनको ये बिलीव ही नहीं होता कि कोई मिस गाइड कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ उनको सीखने की ज़रूरत है। अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों के बारे में ही उनको पता नहीं है, तो उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कीम चल रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है भी और वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फिर उनको डर लगता है। जैसे बावरिया कम्युनिटी के साथ तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि उनको लगता है कि हम तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, हम तो किसी के बराबर ना बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। उनको मैंने यहाँ तक देखा कि बलारा में गांव के कुत्ते ही पहचान लेते हैं, वो भी भौंकने लगते हैं। बलारा में मैंने ये देखा कि शमशान से भी पानी लेना उनको अलाउड नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलके उनको ये अलाउ करवाया। फिर गांव के पंडित जी, उन्होंने भी बोला कि मैं मंदिर से इनको पानी दे दूंगा, तब जाके मामला शांत हुआ, वरना तो उनको शमशान भूमि से भी पानी लेना अलाउड नहीं था, पीने के लिए पानी। आप सोचिए, नहाना धोना तो दूर की बात। हमने दूर दूर सुनी, यहाँ नजदीक में ऐसा होता है? सॉरी, हमने दूर दूर दृश्य इलाकों में सुनी थी ऐसी बातें, यहाँ अपने नजदीक भी ऐसी? अपने नजदीक बलारा गांव में ऐसा इंसिडेंट मैंने देखा है। फिर हमें सरपंच से भी लड़ाई करनी पड़ी। फिर इनको होता है कि सरपंच ने जमीन बेच दी और फिर वो वापस से लेना चाहता है, क्योंकि उसकी बाकी जमीन नहीं बिक रही है। तो ऐसे भी बहुत सारे भेदभाव होते हैं। फिर मैंने अभी धांतारामगढ़ में देखा कि बच्चियों के साथ मारपीट हो रही है, केवल इसलिए क्योंकि वो उनको वहां से भगाना चाहते हैं। तो उनका पानी बंद कर दिया, उनको वहां गांव में नहीं आने देते और बच्चियों के साथ मारपीट करते हैं ताकि वो लोग वहां से चले जाएं। ये तो घृणित कार्य है। तो ये सब चीजें आज 21वीं सदी में, जहां हम एक तरफ चांद और मंगल पे जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे नागरिकों को बराबरी का दर्जा भी नहीं है, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो अमूमन क्या होता है, लड़कियों को पाबंदी का सामना करना पड़ता है। इतनी बजे मत जाओ, ये मत घूमो, इसके साथ मत बैठो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, इस चीज का इस्तेमाल मत करो। लड़कों के लिए खुलापन होता है। तो आपके परिवार में कहीं, अब जैसे बहन भाई हैं, कोई ऐसा माता पिता की तरफ से या परिवार की तरफ से किसी पाबंदी का सामना करना पड़ा है? नहीं, थैंकफुली मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे ऊपर ये बंदिश है या ऐसा है वैसा है। हाँ, उन्होंने ये जरूर समझा है कि बेटा
सचेत रहो, क्योंकि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं हाँ। और बहुत सारे अपराध भी चल रहे हैं। हाँ। तो अपनी इज्जत अपने हाथ है। हाँ, तो सचेत रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, और कभी ज़रूरत पड़ती है तो पापा साथ में भी जाते हैं, भाई साथ में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा काम कभी इस वजह से रुका है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे टोका हो। हाँ, लेकिन दूसरे लोग जरूर ये बोलते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा को बहुत कुछ सुनने को मिला जब मेरा 2007 में सिलेक्शन हुआ और मुझे राजस्थान से बाहर जाना पड़ा। और जब मैं अकेले जाती थी तो सब लोग बोलते थे, अच्छा बेटी को पता नहीं कलेक्टर बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, बेटी की कमाई खाना है। तो ऐसी यानी तुच्छ सोच वाली चीजें भी उनको सामना करनी पड़ी। और सब लोग बोलते थे क्या करोगे इतना पढ़ा के, और लो क्यों पढ़ा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे। जबकि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि उनके तीनों बच्चे बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ें, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। इसके लिए कोई मुद्रा का संकट का सामना करना पड़ा? क्योंकि देखिए पढ़ाई भी महंगी थी, अब जो काम कर रहे हैं उसमें भी घर से भी लगता होगा। इकोनॉमिक लिए हम इतना साउंड कभी नहीं रहे, क्योंकि पापा सामाजिक कार्य में हमेशा डोनेशन वगैरह उनका चलता रहता है। तो मम्मी का सैलरी के वजह से ही हमारी पढ़ाई और घर खर्चा और सब चलता है। परंतु ये है कि हमको कभी भी जरूरत पड़ी तो ये नहीं हुआ कि मम्मी पापा ने हमको बोला हो कि आज बेटा पैसा नहीं है इसलिए हम तुम्हारी ये जरूरत पूरी नहीं कर सकते। और हम तीनों ने भी कभी जरूरत से ज्यादा नहीं मांगा, जितना जरूरी था उतना ही हमको चाहिए था, वो हमेशा मिला। आप खेती कितने बीघा है गाँव में? नहीं, हमारे खेती नहीं है। अच्छा, तो पढ़ते समय दो चार बातें पूछ लेते हैं। आपके गुरुजी का नाम, प्रिय गुरुजी मैडम जो बताना चाहें, जिनको याद करना चाहें। मेरे एक गुरु नहीं है, मेरे 4-5 ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं जब भी गुरु का नाम आता है। तो एक थे मेरे स्काउट गाइड टीचर पूर्वी गुप्ता मैम, बगड़िया स्कूल में। और वो उनसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली जीवन में। और एक है हमारे विमल जी पारिक भाई साहब, वो अभी भी उनसे सीखते ही रहते हैं क्योंकि वो हमेशा मिलते हैं। और उसके अलावा रोहिताश्व जी सर, प्रकाश नारायण जी सर, सत्येंद्र जी सर, ये सब लोग ऐसे थे कि अगर उनके खुद का भी कोई काम रुक रहा है तो भी रुक के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, और उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व करके फिर ही जाएंगे। अपने प्रिय दोस्तों के नाम? मेरे दोस्त तो सारे ही प्रिय हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है नजदीकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रचना खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में मुझे कढ़ी और रोटी अच्छा लगता है। वाहन चला लेती हैं? हाँ, मैं सीख रही हूँ अभी। कौन सा वाहन? कार सीख रही हूँ। दोपहिया आता है? हाँ। तो जैसे कि समाज में एक अकेला होता है, ठीक है, तो जब किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है जी, उसके बाद में सोचता है कि मुझे टीम मिल जाए, क्योंकि टीम में आदमी दूर तक चला जाता है ना जी। अकेला तो जल्दी चला जाता है जी, और एक लीग बना देता है, लेकिन उसको रास्ता बनाने के लिए टीम चाहिए जी। तो यहाँ किसी टीम का निर्माण किया है कोई, जैसे कि लोगों का और भी सहयोग मिला, हाँ हम भी आपके साथ हैं? जी जी, ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसे हैं कुछ लोग, जैसे वो हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं इस क्षेत्र में आने के बाद भी। जैसे शशि भैया हैं अपने दैनिक भास्कर से, फिर प्रभाष भैया हैं अपने राजस्थान पत्रिका से, फिर बगड़िया स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे अश्विनी पारिक भैया, और ये लोग हमेशा सहयोग रहते हैं। उसके बाद मेरे भाइयों का भी सहयोग रहता है। फिर बाहर हैं यानी लोकल एरिया में तो ये लोग हैं। और फिर पवन जी गोयनका सर, उनको तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो हमेशा अरेंजमेंट करना है जैसे हमारे बच्चों के डोनेशन वगैरह के लिए, तो भी वो हमेशा रेडी रहते हैं। और लोगों से मिलवाने में, यानी अगर और लोग भी साथ में मिल के हेल्प कर सकें तो उसमें भी सर का हमेशा सहयोग रहता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग हैं जो हमेशा अपना ड्यूटी करते हुए सहयोग कर सकें तो जरूर करते हैं। फिर गांव में भी हमारे कुछ हैं लोग जो ठीक है, कभी जब कर पाते हैं तो सहयोग करते हैं, और सबका आशीर्वाद, बड़ों का साथ रहता है, और जब भी वो मार्गदर्शन कर सकते हैं जरूर करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो पीछे खींचने में लगा हुआ है, ऐसा मुझे अब जो आलोचना होती थी वो बंद हुई है? हाँ, वही लोग आ गए हैं? अभी कोई आलोचना नहीं करता है। अभी तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें गर्व है कि हमारे गांव की बेटी हमारा नाम रोशन कर रही है, ऐसा। अच्छी बात है। तो रचना अपने साथियों के नाम क्या संदेश देना चाहेगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप
आप इस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, और जब आपको अधिकार मिल सकता है या आपके किसी भाई को पूर्ण अधिकार मिल सकता है, लेकिन दूसरे भाई को, बहन को पूर्ण अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाइए, क्योंकि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश विकसित हो सकता है, नहीं तो हम कभी भी विकसित नहीं होंगे। हमारी बहनों को दबाकर भी हम 50% आबादी के साथ अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकते, और ना ही हमारे पिछड़े हुए भाइयों को, जैसे हमारे NT-DNT कम्युनिटीज़ को दबाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि खाली 30% जनता चांद तक नहीं पहुंच सकती है। हमें जब 100% को साथ लेकर चलेंगे तभी हमारा देश विकसित होगा। इसमें तकनीक का समावेश, जैसे कि कुछ चीज़ें जो है अगर तकनीक की जो जोड़ दी जाए तो आपके जो क्षेत्र में काम करे उसमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है ना? तो ऐसा भी कोई प्रयास किया है? तकनीक का अभी मैंने बस इतना ही किया कि छोटे बच्चे हैं हमारे बंजारा बस्ती में, उनको मैं कई बार मूवी दिखाती हूँ, छोटी छोटी जो पंचतंत्र की कहानियों वाली जो मूवीज हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो याद भी रखते हैं उस चीज को। ज्यादा प्रभावी रहती है ना? हाँ, वो उस चीज को याद भी रखते हैं और फिर उनसे क्वेश्चन भी पूछो तो रुचि से जवाब देते हैं। ये मैंने 2 महीने तक किया था इस बार, और उसके बाद में बच्चे स्कूल से 30 बच्चे ज्यादा जुड़े हैं उसके बाद स्कूल से। स्वागत है, कदम है। हाँ, और फिर लर्निंग विद प्लेइंग एक्टिविटीज भी इस बार शुरू की, उसकी वजह से भी बच्चे जुड़े और वो बहुत खुश हैं। फिर बगड़िया स्कूल में और हमारी नगर पालिका की तरफ से उनको स्वेटर, कॉपीज, स्टेशनरी और बैग्स ये सब भी मिला, तो उसके बाद वो बहुत खुश हैं। ठीक है रचना जी, आप व्यस्त हैं, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो क्षेत्र आपने चुना समाज सेवा का, और समाज की और भी आदमी आपसे जुड़ेंगे, आपके कार्य से प्रभावित होंगे, और ये जो सिलसिला आपने शुरू किया ये आगे तक जाएगा। थैंक यू। साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।